Assalamu alaikum. My name is Shazmeen Mirza. You are watching the Biological World. In this channel, I give the complete lecture of FSC Biology syllabus. So please like and subscribe my channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हमने लिया है ये चैप्टर नंबर 2 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हमारा टॉपिक है। हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड को स्टडी किया था। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हम उसमें न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स को देखेंगे। पीछे हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड को देखा था। न्यूक्लियोटाइड की जो टाइप्स हैं, न्यूक्लियोटाइड की 3 टाइप्स हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम मोनोन्यूक्लियोटाइड को देखें, मोनोन्यूक्लियोटाइड की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एटीपी। एटीपी मोनोन्यूक्लियोटाइड की बेस्ट एग्जांपल है। एटीपी के स्ट्रक्चर को हमने पीछे भी देखा था। एटीपी के स्ट्रक्चर में हमारे पास होती है एडेनिन। एडेनिन की बेस होती है यहाँ पे हमारे पास। देन उसके बाद है शुगर। एडेनिन के साथ शुगर अटैच होती है और इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। फास्फेट जो है वो 3 फास्फेट। मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल में जो एटीपी है, एटीपी का मतलब होता है यहाँ पर टी का मतलब है 3 फास्फेट। यहाँ पर हमारे पास अगर 2 हो तो ये एडीपी होता है और अगर 3 हो तो ये है एटीपी। यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको हम केमिकली स्ट्रक्चर एटीपी का बना के देखेंगे। यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर बनाया ये हमारे पास एडेनिन है और एक ये शुगर ग्रुप है। शुगर ग्रुप में यहाँ से हमारे पास फास्फेट अटैच होते हैं। तो अगर एक फास्फेट हमारे साथ यहाँ पर शुगर के साथ अटैच हो तो ये होगा AMP, अगर 2 हो तो ADP और अगर 3 हो तो ATP। तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाना है वो है ATP। यहाँ पर हम 3 फास्फेट को अटैच करेंगे। ये हमारे पास 3 फास्फेट के ग्रुप इसके साथ अटैच हुए हैं और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये है ATP। ATP का जो स्ट्रक्चर है, अगर ATP जब टूट के ADP बनती है, यानी यहाँ से एक फास्फेट जो है ये रिमूव होगा जब ADP में कन्वर्ट होती है, ADP में, और एक फास्फेट को रिलीज करती है। तो यहाँ से ये ब्रेक कर जाता है तो फिर ये ADP बन जाती है। और अगर एडिशन हो, यानी कि ये स्ट्रक्चर है हमारे पास और इसमें ये चीज़ ऐड हो रही है, यानी एक फास्फेट ग्रुप आके ADP, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ADP और इसके साथ फास्फेट आके ये दोनों जब यहाँ पर आए और उसके बाद ADP और फास्फेट मिलके ATP बनाते हैं। जब हमारे पास ATP से ADP बनता है, यानी कि एक फास्फेट रिलीज होता है, तो हमें एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी लेनी होती है या हमें एनर्जी की ज़रूरत है किसी काम को करने के लिए, तब ATP टूटता है और ADP बनता है, यानी एनर्जी मिल रही है। जब हमारे पास एनर्जी होती है और हमने उस एनर्जी को स्टोर करना होता है ATP की फॉर्म में, तब फास्फेट और ADP मिलते हैं और ये ATP बनता है। यानी जब रिमूवल होता है तो एनर्जी मिलती है और जब हमने स्टोर करनी होती है तो हम यहाँ पर एडिशन करते हैं फास्फेट का। तो हमारे पास फास्फेट का जो फार्मूला है उसमें हम देखते हैं POH का मॉलिक्यूल है ये फास्फेट। तो यहाँ से कहीं से एनर्जी हमें नहीं मिल रही। एनर्जी जो मिल रही होती है वो मिलती है इस बॉन्ड से। यहाँ पर फास्फेट एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर तीनों फास्फेट एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से अटैच है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो एनर्जी देता है, यानी ये फास्फेट हट रहा है तो यहाँ से जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक किया इसने एनर्जी दी है। जब ये ब्रेक करता है तो एनर्जी देता है, जब ये टूटता है तो एनर्जी मिलती है। और जब हमने इसे बनाना होता है, यानी ADP को ATP में कन्वर्ट करना है, एक फास्फेट को डाईफास्फेट के साथ हमने अटैच करना है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है और जब ये रिलीज हो रहा है तो एनर्जी मिल रही है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें ये एडेनिन है, यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल और ये 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं।
जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। ये एटीपी का स्ट्रक्चर है। एटीपी के बारे में, एटीपी जो है रिस्पायरेशन के दौरान एटीपी बनती है हमारे पास, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास एटीपी बनती है। तो एडीपी से एटीपी का बनना, यानी कि फास्फेट की जब इसके अंदर एडिशन होती है, एटीपी में फास्फेट की एडिशन होकर जब एटीपी बनता है और एटीपी में से जब फास्फेट रिलीज होकर एडीपी बनाता है, ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होता है, इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें एटीपी में चेंज होता है और एटीपी जो है वो एडीपी में चेंज होता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं एटीपी जो है ये एनर्जी करेंसी है, यानी कि जितनी भी एनर्जी हमारे पास इस्तेमाल हो रही है वो सब हम एटीपी की सूरत एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी करेंसी। एटीपी सिंथेसाइज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखते हैं कि एटीपी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं एनर्जी हाउस ऑफ सेल, एनर्जी हाउस ऑफ सेल। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर एटीपी की, जिसमें हमने इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया और देखा कि एटीपी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है और सारी एनर्जी जो है वो एटीपी से मिलती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है एटीपी। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है यानी एनर्जी करेंसी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, ये एनर्जी जो है वो हम अपनी लाइफ रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट को देखेंगे जो है डाई न्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड के बाद सेकंड है हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अब हमने देखना है। डाई न्यूक्लियोटाइड क्या है? ऐसे न्यूक्लियो यानी दो, जब न्यूक्लियोटाइड, डाई का मतलब होता है दो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है NAD एंड FAD। NAD और FAD की हमारे पास इसमें एग्जांपल है। NAD है जी निकोटीन अमाइड, निकोटीन अमाइड, निकोटीन डाइअमाइड, निकोटीन डाइअमाइड, एडेनिन डाइफॉस्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटीन डाइअमाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये है फ्लेवन, फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये दो एग्जांपल है हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड के, तो निकोटीन डाइअमाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये दो एग्जांपल है हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड की। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, यानी दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर हमारे पास होती है ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेस, उसके साथ यहाँ शुगर का मॉलिक्यूल है, ये बन गया है न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पर एक और न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पर हमारे पास फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट ग्रुप। अब फास्फेट ग्रुप और यहाँ पर जो दूसरा फास्फेट ग्रुप है, इनके दरमियान यहाँ पर बॉन्ड बनता है। ये हमारे पास यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये सेकंड वन। तो ये जो दो न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप हैं, इनके दरमियान यहाँ से वाटर रिलीज होता है और यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है दोनों के दरमियान, जिससे डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। ये NAD का, यानी NAD का, ये NAD का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें ऑर्गेनिक बेस शुगर के साथ मिलती है
फिर यहाँ पर हमारे पास फास्फेट ग्रुप सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर वाटर रिलीज होता है, यानी OH एक का रिमूव कर जाता है और एक का जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा, तो पीछे सिर्फ ऑक्सीजन रह जाता है जो दोनों के साथ अपना बॉन्ड बनाता है और इस तरह इस बॉन्ड को कंप्लीट करता है। यहाँ से वाटर रिलीज होता है, यानी दोनों के OH ग्रुप जब रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बन के डाइन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नॉर्मली हमारे पास स्ट्रक्चर है ये फास्फेट ग्रुप है, ये शुगर के साथ अटैच होता है यहाँ, और इसके साथ यहाँ पर एक बेस अटैच होती है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह ये दूसरा और ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलते जाते हैं एक दूसरे के साथ और यहाँ पर बॉन्डिंग होती जाती है और ये स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, शुगर देन बेस होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर जब बनता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को केमिकली देखते हैं। एक फास्फेट है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से रिएक्शन होके ये एक शुगर मॉलिक्यूल और यहाँ पर हमारे पास बेस अटैच होती है। नेक्स्ट यहाँ से जो है दूसरे फास्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, फास्फेट ग्रुप है जिसके साथ एक शुगर अटैच हुई है और फिर यहाँ पर बेस अटैच होती है, तो यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप, उसके बाद जब दोबारा रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर एक और शुगर अटैच होगी और इसके साथ यहाँ पर एक बेस अटैच होती है। तो ये हमने देखा है यहाँ पर हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, जहाँ पे यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होती हैं, यहाँ पर इस साइड पे नाइट्रोजनस बेसिस। इस तरह जो नेक्स्ट है वो हम आके हमारे पास नीचे की तरफ लगते जाएंगे, इस तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। यहाँ पर OH ग्रुप जो है ये रिएक्शन करता है नेक्स्ट के OH ग्रुप के साथ और यहाँ से ये जो बॉन्ड बना है, अगर हम इसको देखें यहाँ पर है OH और यहाँ पर भी OH है, ठीक है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे हो रही है, यहाँ से हाइड्रोक्साइड ग्रुप पूरा रिमूव होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसके बाद यहाँ पर ये वाला शुगर जो है वो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसके फास्फेट के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस तरह ये नेक्स्ट जो है वो चलता जाता है, OH के साथ रिएक्शन करके जो है वो बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। ये आज का हमारा टॉपिक था और इसमें हमने टाइप्स को पढ़ा न्यूक्लियोटाइड की, जिसमें हमने मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाई और फिर उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हमने स्टडी किया, जिसके बाद ATP की एग्जांपल थी हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। और ATP हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी को, तो वो न्यूक्लियोटाइड की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि DNA के अंदर भी DNA का जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल को फिल करता है, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और फिर एक DNA का स्ट्रक्चर या RNA का स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने तीनों टाइप पढ़ी न्यूक्लियोटाइड की। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टडी किया था। तो अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।